हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलायंस आईएएस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज जो हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके 6 पार्ट में पॉलिटिकल साइंस की क्विज कवर कर ली थी, जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, आपके यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन चेक करे थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे थे। सो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपने पार्ट 7 में आ चुके हैं। सो इसको आगे बढ़ाते हैं आप पार्लियामेंट को आगे डिस्कस करते हुए। सो आई होप आप लोग तैयार होंगे सेशन के लिए अपनी लक्ष्मीकांत को कवर करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम एक एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी का मतलब इससे कुछ नहीं है, आप डोंट वरी, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब ये है कि आज आपको मैं क्वेश्चन, तो आपको जैसे होते ही हमारे 10 क्वेश्चंस का सेट है जिसमें आपको राइट रॉन्ग चेक करने होते हैं। लाइक जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, फिर वापस आके अपना आंसर चेक करना है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर चेक करके टाइप करना है कि कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितने आपने स्किप करे। ओके, अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है। फाइनल स्कोर टाइप करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और आपके जो आपका जो फाइनल एग्जाम का दिन होगा ना, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसलिए फाइनल स्कोर को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आई होप आप लोग अपनी नोटबुक्स में ज़रूर इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, अगर कमेंट सेक्शन में ना भी करें तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कुछ सेशन एक पहली एक्टिविटी के साथ जो आज की है। आपको यहाँ पे बताना है ये अदर देन ऑल दीज है, और ये हमने ऑलरेडी पहले के सेशन में कवर करा है। आप लोगों ने पॉलिटी की जो सीरीज़ हिमांशु सर के थ्रू कंडक्ट हो रही है, आपने वहाँ पे भी इसे आई रियली होप इसे अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, सो आपको बताना है कि क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं क्या ये आपके लॉ कंसीडर करे जाते हैं, क्या ये लॉ कहे जाएंगे। सो आपको आज इसमें करना क्या है। अब आप सोच होंगे कि ना तो इसमें कोई ऑप्शन है ना कुछ है, ये ऐसा अजीब सा सवाल पूछ रही है। ओके, सो आपको बस यहाँ पे ये करना है कि अगर आपको ये पता है, जो कि ऑब्वियसली पता होना चाहिए क्योंकि आपने पहले के सेशंस कवर किए हैं पॉलिटी के भी। सो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। अभी अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो लॉ कंसिडर करे जाते हैं। अगर ये होते हैं तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर, अगर ये होते हैं या नहीं भी होते हैं, जो भी इनकी कंडीशन है वो कौन से आर्टिकल से रिलेट करती है, किस केस में इस तरीके की बातें को करा गया है। जो फाइनल केस होगा, मैं आपको पूरी सीरीज़ बताने को नहीं कह रही हूँ, जो फाइनल आपका वर्डिक्ट होगा वो आपको बता सकते हैं। ओके, और आपको ये बताना है बस कि क्या ये होते हैं या नहीं होते हैं, कहाँ पे लॉ होता है, लॉ की डेफिनेशन क्या है। जितना भी हो सके आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए दी जाती हैं ताकि ये थोड़ा मोटिवेटिंग भी होता है एक तरीके से, आपका इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है। क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ही रहे हैं वैसे भी। ओके, सो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से आपकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाती है, और प्रीवियस अगर हमारा भूल रहे हैं तो हम उसे रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक, सो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा के पास ना तो मनी बिल को रिजेक्ट करने की पावर है, ना तो उसे अमेंड करने की पावर है। क्या ये सही है? दूसरा, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट में वोट भी नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस भी नहीं कर सकती है? आपको करेक्ट बताना है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 to 3। क्या इसमें से सही क्या स्टेटमेंट है, क्या नहीं है। पार्लियामेंट जब आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में जब आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ते हैं, सो वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं। ठीक, सो मनी बिल तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसका आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखते हैं 1 and 2 आपका सही है। तो एक एक करके देखते हैं। मनी बिल आपका जो होता है, थोड़ा डिस्कस करूँगी मैं, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी मैं इनमें क्योंकि फिर ये पॉलिटी के सेक्शन में आ जाता है। आपका आर्टिकल 110 में आपका मनी बिल होता है। ओके, मनी बिल इसका नाम से आप बता सकते हैं कि जहाँ पे भी आपके पैसे से रिलेटेड, आपका जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात हो रही है, फिर ये गवर्नमेंट लेवल पे जब बात हो रही है तो यहाँ पे मनी बिल आएगा आपका। ठीक, अब ये हो गया आपका मनी बिल। दूसरा क्या दे रखा था ऑप्शन में, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होता है ये आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसके साथ ही आपका प्रेजेंट किया जाता है। अब मैं बताती हूँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होता है। आर्टिकल 113 में आपका डिमांड्स फॉर ग्रांट्स दे रखा है। फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करें तो क्या है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बजट। ये है आपका आर्टिकल 112 में। ठीक,
आर्टिकल 112 में है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं, ये देखिए, तो ये है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शॉर्ट में करूँ मैं इसको थोड़ा। आर्टिकल 112 में दिया गया है, जिसे हम कहते हैं बजट आम भाषा में। बट याद रखिएगा, बजट वर्ड एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो जो इसको टेक्निकली वर्ड होता है वो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक, इसी के साथ ही आपको एक और चीज़, जब ये बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, एक और चीज़ होती है आपकी डिमांड फॉर ग्रांट भी आपकी प्रेजेंट की जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स भी आपकी प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में। ओके, और फिर जो तीसरा आपका ऑप्शन था वो था आपका मनी बिल। ओके, अब ये हो गए तीनों चीज़ें जो कि आपके ऑप्शन में डिस्कस की थी। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। याद रखिए, जब मनी बिल जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे जो आपकी पावर्स होगी ना, वो लोकसभा के पास ज़्यादा है राज्यसभा के कंपैरिजन में। विच मीन्स आपका राज्यसभा के पास ना तो इसे अमेंड करने की पावर है, ना तो इसे रिजेक्ट करने की पावर है। ओके, सो जब आपका मनी बिल लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा भेजा जाएगा कंसिडरेशन के लिए। तो अगर वो यहाँ पे इसे अप्रूव भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर अप्रूव नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पास ही माना जाएगा। और अगर वो इस पर कुछ रिजल्ट भी नहीं देते तो विद इन 40 डेज़ की एक विंडो होती है, इसके अंदर अगर इन्होंने कुछ रिएक्शन किया तो ठीक, अदरवाइज इसे पास ही माना जाता है। तो यहाँ पे इनके पास जो पावर है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इसलिए ठीक हो जाता है, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा इस पर वोट भी नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गलत हो जाता है, डिस्कस करने का आपको यहाँ पे जो बजट होता है ना, राज्यसभा उसको डिस्कस कर सकती है, और बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब याद करिए, हमने पिछले सेशन से पढ़ा था कि अगर जो गवर्नमेंट है बजट पास नहीं करवा पाती है, सो वो इसकी एक बहुत बड़ी लूप होल माना जाता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन तक का सिचुएशन आ जाती है। ओके, When a bill is referred to a joint sitting of both House of Parliament, it has to be passed by। एक बिल जब आपका जॉइंट सिटिंग के लिए रेफर किया जाएगा दोनों हाउसेस के थ्रू, तो वो क्या होना चाहिए, कैसे पास होना चाहिए? वो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस। सो अगर कोई जॉइंट सिटिंग है, मतलब आपका डेडलॉक हो रहा है दोनों हाउसेस के बीच में, ओके, कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे फिर जॉइंट सिटिंग के लिए जब बिल को रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वोटिंग किस तरीके से होंगे, पास कैसे होगा? आंसर होगा इसका ए, सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग। अब ये दो आपकी काफ़ी ऑब्वियस है। जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, 50% से अबव वाली जो होती है वो कंसिडर की जाती है इन जनरल टर्म्स। ओके, इसके भी आगे फिर और अलग होते हैं। Consider the following statement: executive power of Union of India is vested in Prime Minister. The Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Service Board. आपको बताना है इसमें से क्या सही है, वन ओनली टू ओनली बोथ है नन। पहला बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर में है, क्या ये सही है? दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ही आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है आपका सिविल सर्विस बोर्ड का, क्या ये सही है? आंसर होगा इसका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी से हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से हैं। सो आप लोगों ने करे होंगे आई होप। इसका आंसर होगा डी, दोनों ही गलत है, क्योंकि देखिए आपका एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये आपकी प्रेसिडेंट के पास होती है ऑफिशियल टर्म्स में। अब हम ये लॉजिक नहीं लगाएंगे कि सारे डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर लेता है, बट हम जब एग्जीक्यूटिव पावर हम जब टर्म्स में पेपर पे टर्म्स में देख रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। कैबिनेट सेक्रेटरी आपका डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, बट स्टिल जो हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। दोनों गलत है इसीलिए। Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by। पार्लियामेंट आपका स्टेट लिस्ट में भी आपका क्या कर सकती है, पावर लेजिस्लेशन कर सकती है अगर नेशनल इंटरेस्ट है। अगर रेजोल्यूशन कैसे पास हो, लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, लोकसभा बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, राज्यसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, राज्यसभा बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। अब आपको बताना है इसमें क्या सही है, कौन सा आपकी कंडीशन होगी जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में भी स्टेट लिस्ट में भी के सब्जेक्ट में भी लेजिस्लेशन कर सकती है। आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स राज्यसभा ऑफ बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग।
आपका आर्टिकल 249 में ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सकता है किस में, स्टेट लिस्ट में, किस सब्जेक्ट में। याद करिए आपके 3 होते हैं, बहुत बेसिक है ये, वैसे तो 4 होते हैं, है ना। एक हो गया आपका यूनियन, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, तीसरा हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, ओके, एंड द लास्ट इज रेसिड्यूरी लिस्ट। यूनियन में यूनियन बनाएगी, स्टेट में स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बनाएंगे, और जो बनाएगा दोनों में से पर आपका यूनियन का प्रिवेल करेगा। रेसिड्यूरी जो फोर्सीन मतलब जो फ्यूचर की जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका साइबर क्राइम हो गया, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साइबर क्राइम इस टाइम नहीं रहा होगा। इस तरीके की जो चैलेंजिंग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि तब तक के लिए कहाँ डालें, यूनियन में डालें, स्टेट में डालें, कॉन्करेंट में डालें, वो रेसिड्यूरी में आ जाते हैं, ठीक। सो अब जो पार्लियामेंट कब बनाएगी, कब बनाएगी, तब जब राज्यसभा पास करेगा एक रेजोल्यूशन। यहाँ पे राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है लोकसभा से, तो राज्यसभा कैसे पास करेगा, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ओके। देखिए मैं इसको इतना ज़्यादा डिस्कस ही कर रही हूँ क्योंकि अगर आप इसे अटेम्प्ट करें तो आई रियली होप, और ये आपके, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, ओके। सो ये एक रिकॉल होता है कि आपको अच्छा यहाँ पे होना था, अगर मिस हो गया तो। With reference to Parliament of India, consider the following statement: Private members bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by President of India. Recently, a private members bill has been passed by the Parliament for the first time in its history. पहला ये कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो कि सिर्फ वो मेंबर प्रेजेंट करें जो कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करे हों। दूसरा, प्राइवेट मेंबर बिल अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आपका सबसे पहला आपका पार्लियामेंट का में पास हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल। क्या ये सही है? अब मैं ये रिसेंटली का मतलब आपको यहाँ पे लगा देती हूँ। अगर ये आपका, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से है, सो ये आपके 2010 से लेकर अगर 2019 तक का भी टाइम बोल रहा है तो ये रिसेंट में काउंट होगा, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर्स में से अगर आप इसमें देखते हैं तो रिसेंट अगर हम इसमें काउंट करें तो ये वाला आप रिसेंट 2021 भी मत लगाइएगा, वो भी गलत होगा। अगर मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पटी। दोनों आंसर गलत है क्योंकि पहला तो बिल्कुल अब्सर्ड ऑप्शन है। अगर प्राइवेट मेंबर देखिए आपका ये हाउस है, ठीक है, इसमें क्या होंगे? आपके मेंबर्स होंगे, ठीक। ये आपके ये मेंबर्स होंगे, ये मेंबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे। अब इन मेंबर्स में से तो ज़रूरी ये क्या है, ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, बट ज़रूरी समझिए कि ये जितने जीत के आए हैं ये सब एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, सब अलग अलग पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं। कोई इस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, कोई इस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, ओके, फिर ये इस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी एक्स वाली पार्टी की मेजॉरिटी है और ये इन्होंने गवर्नमेंट बना दी, ठीक। तो अब इन्होंने क्या करा कि अपने ही कुछ को मिनिस्टर बना दिया है। तो अब क्या है, अब हाउस में क्या है, कुछ आपके मिनिस्टर हैं, कुछ आपके बाकी आपके मेंबर हैं। तो जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो आपके मेंबर कहे जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो आपके गवर्नमेंट का पार्ट बन गए हैं वो आपके मिनिस्टर कहे जाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो बिल आपका ये लाएंगे, ठीक है, वो तो आपके बिल कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन जो बिल आपके ये मेंबर लेके आएंगे ना, इनको प्राइवेट बिल कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा प्राइवेट बिल। तो पहला गलत हो जाता है, नॉमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, अब्सर्ड है। दूसरा गलत इसलिए होता है क्योंकि अगर हम रिसेंटली अगर 2021 की भी बात करें, अगर आप इसको भी, ये वैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले तक आपके प्राइवेट मेंबर्स वाले बिल भी पास हो चुके हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्साइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, कैसे करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक्साइज फंक्शंस को? एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 to 3। कौन से उसमें आपका ये पार्लियामेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर रहा है? आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, बहुत ईजी था। ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है इसमें क्या होता है आपका कि आपकी हाउस की प्रोसीडिंग को सस्पेंड किया जा सकता है। कैसे? कुछ आवर के लिए, ठीक है, कुछ डेज के लिए या फिर कुछ वीक के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए इसे सस्पेंड किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आवर क्या होगा? क्वेश्चन आवर बेसिकली आपको जो फर्स्ट आवर होता है हर सिटिंग का, वो आपका क्वेश्चन आवर होता है। एवरी सिटिंग का जो फर्स्ट आवर होगा क्वेश्चन आवर होगा, ठीक। अब इसके अंदर भी 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। अब ये बहुत डीप हो जाएगा कि मैं इसको बताऊं कि अनस्टार्टेड क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टार्टेड क्वेश्चन क्या होते हैं। बस याद रखिएगा इसमें होता है कि किसी में आपको
ओरल जवाब देना होता है, किसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके अलाउ होते हैं, किसी में आपको रिटर्न में जवाब देना होता है, ओके, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं होते हैं। इसमें आपको नोटिस देना होता है लेस देन 10 डेज के अंदर, ठीक है। इस तरीके से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या हो गया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपका मान लीजिए मैंने बोला कि आपका एनआरसी किस तरीके से, क्या इसके पीछे आपका, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया किसी मिनिस्टर से, मेंबर ने पूछा मिनिस्टर से कि एनआरसी के पीछे आपका लॉजिक क्या था, तो उसने बोला कि ये लॉजिक था। फिर मैंने उसके बाद सप्लीमेंट्री नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं ऐसा था, तो फिर इसमें ये क्यों नहीं करा, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या है, पार्लियामेंट है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का के ऊपर क्या कर रही है, अपना कंट्रोल दिखा रही है। फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, कैसे फाइल किया जाएगा, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर विच इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन आपके लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भर सकता है। अगेन बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन। अगेन अगर ये यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डाल देता ना, तो फिर इसमें थोड़ा लॉजिकल हो जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग है, आपका उसमें अलग है। आंसर होगा इसका सी, एनी सिटीजन हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए लोकसभा के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको 25 का वर्ड चाहिए होता है लोकसभा के लिए, फिर राज्यसभा के लिए आपका दूसरा है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रखा है कि सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन होना चाहिए उसे, और इतने से ऊपर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो उसके क्वालिफिकेशन बताएगी वो उसे होल्ड करनी चाहिए, ठीक। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये थोड़ा मतलब ये बेसिक जो मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बोला हुआ सिटीजन होना चाहिए, पार्लियामेंट जो क्वालिफिकेशन बताएगी उसे होल्ड करना चाहिए। फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया 1951 में, और उसने बोला क्या होना चाहिए कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में के इलेक्टोरल रोल में इनरोल होना चाहिए, ठीक। अब ये ऑप्शन देखो, पहला वन एनीवन डिसाइडिंग इन इंडिया, नहीं ये नहीं होगा। डिसाइडिंग इन कॉन्स्टिट्यूंसी ये हो सकता था, फॉर विच इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रेसिडेंट की तो बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बोल दिया कि सिटीजन होना चाहिए। अब जो आपका ऑप्शन लॉजिक बैठता है वो सी डी में से एक बैठता है, दोनों में से ज़्यादा सही है कि सिटीजन तो हो, लेकिन जरूरी थोड़ी अब एक 5 साल का बच्चा भी सिटीजन कंसिडर किया जाएगा ना, बट वो थोड़ी कर सकता है, उसका नाम इलेक्टोरल रोल में थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। आपको बताना है करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2, कौन सा सही होगा इसमें। बहुत ईजी, बहुत बेसिक। अगेन ये टॉपिक बहुत बार डिस्कस हो रखा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ये आपने कई बार कर रखा है, ये बहुत ईजी भी था। आंसर होगा ए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल सकती है। 9th शेड्यूल में किसी लॉ को डलता है तो वो जुडिशरी के अप्रोच से बाहर हो जाएगा, ऐसा बोला था उन्होंने, ठीक। लेकिन अगर ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता तो गलत तो ये सही हो जाता, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट, वेरियस जजमेंट्स में उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके जो जुडिशरी के अंडर नहीं आएगा, सो आप 9th शेड्यूल में डाल के भी किसी लॉ को बचा नहीं सकते हो, वो कोई वहाँ पे ब्लैंकेट नहीं होगा उस पर इस तरीके का, ओके। Which one of the following schedules of the Constitution of India has fixed the number of members of Rajya Sabha to be elected from each state? तो राज्यसभा के लिए सीट रिजर्व करने के लिए मेंबर्स के लिए कौन सा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 4th शेड्यूल। ये बोल रहा है कि जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए जो फिक्स किया गया है ना, वो आपका कौन से शेड्यूल से। आंसर होगा इसका 4th शेड्यूल, ठीक। आपको यहाँ पे चलिए एक और एक्स्ट्रा चीज़, आज का एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन ये बताना है आपको कि कितने शेड्यूल है, और हो सके तो ये बता दीजिएगा कि कौन से शेड्यूल में किसकी बात है। 1 वर्ड में अगर बता सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और औरों को भी पता चल जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, राइट ऑफ कैनियोपेगस ट्विंस, राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमन टू बियर अ चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 to 3 ओनली। ये कैनियोपेगस ट्विंस वो होते हैं जिनके सर जुड़े होते हैं आपस में, ओके। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। ये पार्लियामेंट का नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन का है, बट ये क्योंकि काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लगा मुझे, मैंने इससे पहले इसे पढ़ा नहीं, सुना नहीं था, सुना इन द सेंस लाइक इस पर ध्यान नहीं गया था, तो ये काफ़ी अच्छा लगा तो इसलिए डाल दिया। इसका आंसर होगा आपका डी, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, ठीक। तो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, एक्टिविटीज़ अच्छे ज़रूर करिएगा। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, तब तो उसी टाइम टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज रिसर्च जरूर करिएगा उस पर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, ठीक।
सो अगर आपको ये सेशंस फ्रूटफुल लग रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। फोरम इज़ ऑल ओपन फॉर यू गाइज एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू गाइज।